बच्चों, सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं मसूद आलम। फिजिक्स में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उत्तल दर्पण में एफ और आर में संबंध स्थापित करना, यानी कि किसी भी उत्तल दर्पण में एफ इक्वल टू आर बाई टू प्रूफ करना। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि किसी गोलीय दर्पण में फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण में ऐसा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में भी होगा और अवतल दर्पण में भी होगा। अवतल दर्पण में जो सिद्ध करना है ये हम पहले कर चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में कैसे एफ इक्वल टू आर बाई टू प्रूफ करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है बच्चों। एक कॉन्सेप्ट ये मिलेगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे एक्स जैसा कुछ लिखा गया, तो यहाँ ऑपोजिट साइड उल्टे साइड का जो कोण है ये हमेशा बराबर होता है और इसका नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा, जब दो रेखाएं समांतर होती है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और तीसरी रेखा इन दोनों को प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण ये दोनों एक ही तरफ और एक ऊपर तो दूसरा भी ऊपर, इन दोनों कोण को हम लोग कोरेस्पोंडिंग एंगल कहते हैं, यानी संगत कोण कहते हैं, और ये दोनों हमेशा बराबर होता है। ये दो नए बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे और बाकी और जो कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है हम पहले वो अवतल दर्पण में प्रूफ करने के समय में बता चुके हैं। आप पहले वो वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली हम बात करेंगे कि एक हम उत्तल दर्पण को बनाएंगे। यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बन गया और जब भी बच्चों कोई दर्पण बनाएंगे तो उसके तुरंत बाद हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष को बनाते हैं। मुख्य अक्ष बन गया और मुख्य अक्ष को बनते ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र को दर्शा देंगे। यहाँ वक्रता केंद्र C है। बच्चों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है और उस बिंदु का नाम होता है प्रिंसिपल फोकस यानी कि मुख्य फोकस। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो मुख्य फोकस से पास तो नहीं होगी, लेकिन हमें लगेगा ऐसे कि वो मुख्य फोकस से ही आ रही है। दूसरी बात ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र हमेशा दर्पण के पीछे होता है। तो देखिए, ये दर्पण का फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। प्रकाश की किरण आएगी फ्रंट साइड से, तो ये भी प्रकाश की किरण जो दर्पण से आके टकराई और टकराने के बाद बच्चों टकराने के बाद वो लौट जाएगी इधर की तरफ और वो इस प्रकार लौटेगी जैसे कि लगे कि वो कहाँ से आ रही है। अच्छा, पहले अभिलंब बना लेते हैं। ये है अभिलंब, ये है अभिलंब। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। यह है अभिलंब। अभिलंब जो होता है वो ऐसा लगेगा जैसे सेंटर से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ का कोण I और यहाँ का कोण R, ये दोनों बराबर होता है, लेकिन थोड़ा देखने में ये ज्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ये अब ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो रे जा रही है ये देखने में लगेगा कि ये कहाँ से जा रही है, तो ये मुख्य बिंदु जा रही है और इसी बिंदु का नाम रखा जाएगा क्या? मुख्य फोकस। इस बिंदु का नाम रखा जाएगा मुख्य फोकस, यानी कि ये F हो गया। इस प्रकार किरण आरेख हम लोग ड्रॉ कर लिए। बेसिक चीजें क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इन सारी चीजों के बारे में। यहाँ लिखते हैं जैसे कि पिछले वीडियो में हमने लिखा है। ज्यादातर आइडिया आपको पिछले वीडियो से मिल जाएगा और हम अभी कंपेयर करेंगे दोनों में। अभी हम थोड़े देर में
जब इसको प्रूव कर चुके होंगे तो दोनों को कंपेयर करेंगे कि जब आप एक चीज सीख जाते हो तो दूसरी चीज सीखने के लिए आपको उतना ही मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर कॉन्सेप्ट आप पहली चीज में सीख जाते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम एम डैश इस दर्पण का नाम रख देते हैं। ये आपतित किरण है, इसका नाम एम रख देते हैं। ए से जा गई एम पे जाके टकराई तो एम हो गया आपतित किरण का नाम। दर्पण से टकराकर इधर इधर की तरफ गई तो इसका नाम हो जाएगा एम एन। एम एन की तरफ वो चली गई और वो दूर भाग गई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो एफ से गई है, ऐसा लग रहा है जैसे वो एफ से गई है। ठीक है, इसका नाम हम एम टी रख देते हैं और ये अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब है। बस इतनी चीजें हो गई। ये ध्रुव है जिसका नाम पी रख देते हैं। पी से सी तक की दूरी को आर से डिनोट किया जाता है और पी से एफ तक की दूरी को स्मॉल एफ यानी के फोकल लेंथ। सारी जानकारी यहाँ पे आ गई। ये सारी बातों को चाहे तो हम लिख सकते हैं। हम सीधे चल रहे हैं कैलकुलेशन की ओर, क्योंकि हमें मेन कैलकुलेशन सीखना है। बच्चों, जैसा कि हमने बताया था, आप देख सकते हो कि एन से लेके एफ तक एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, और टी से लेके सी तक ये एक दूसरी रेखा है। दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह इस प्रकार कट कर रही हैं, तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या होगा? तो हम पहले बता चुके हैं अलग से कि ऐसे केस में ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं और इसे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। सबसे पहले परावर्तन के नियम से क्या है भाई? परावर्तन का नियम I इज इक्वल टू आर। आई और आर हमेशा बराबर होता है। ठीक है, और एंगल आर बराबर है इस एंगल के, इस कोण के। इस कोण का क्या नाम रखा जाए? तो इस कोण का नाम हम रख देते हैं एफ एम सी। एंगल एफ एम सी के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। और आप देख सकते हैं ये आई जो है और ये एंगल, देखो ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, और ये तीसरी जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन जो है क्या है? ये ट्रांसवर्सल यानी के प्रतिच्छेदी रेखा के तौर पे काम कर रही है। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण एक दूसरे के बराबर होगा, और इस कोण का नाम बिल्कुल ये वाला केस है। ये दोनों समांतर लाइन, समांतर रेखा, ये वाला केस है। ये दोनों एंगल क्या है? बराबर होते हैं, और इसको हम लोग संगत कोण कहते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू एंगल एफ सी एम। एंगल एफ सी एम। बच्चों, जब तीन लेटर से किसी कोण का नाम रखा जाता है तो उसका एक नियम होता है कि जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको हमेशा बीच में रखा जाता है। जैसे अगर हम एफ सी एम कहेंगे तो एफ सी एम यानी कि इस कोण के बारे में बात करेंगे, सी को हमेशा बीच में रखा जाएगा। ठीक है, अगर हम एफ एम सी कहें तो एफ एम सी, देखो एफ एम सी बीच में कौन है? एम है, यानी कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप समझ जाओगे। दोनों में एफ एम सी ही है। सॉरी, ओके। अच्छा, चूंकि आई और आर बराबर है इसलिए हम कह सकते हैं, ये तीनों पे हम ध्यान दें तो आई और आर बराबर है, इसलिए आई का वैल्यू ये और आर का वैल्यू ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो लिख सकते हैं इसलिए एंगल एफ एम सी इज इक्वल टू एंगल एफ सी एम, यानी कि एम और सी पे बना हुआ कोण, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, और ये दोनों कोण एक ही त्रिभुज का दो कोण है। और बच्चों, हम लोग जानते हैं कि किसी एक त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हों तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और जो दो कोण बराबर हैं उनके सामने वाली, उनकी सम्मुख भुजा जो होगी
वो आपस में बराबर होगी, यानी इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये दोनों आपस में बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं इसलिए एम एफ बराबर है एफ सी के, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर से वही बात करते हैं कि यदि इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, यदि एम पी के निकट हो तो बच्चों ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं छोटे द्वारक के दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं, ये बड़े द्वारक के दर्पण पे सत्य नहीं होती है, ये केवल छोटे दर्पणों के लिए, छोटे द्वारक के दर्पण पे लागू होता है ये नियम। उसी में F इक्वल टू आर बाई टू होगा, अन्यथा अगर बहुत बड़ा दर्पण ले लेंगे तो उसमें F इक्वल टू आर बाई टू नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दर्पण बहुत इतना बड़ा ना होके केवल इतना छोटा होता तो P यहाँ होता, और जो M इतना दूर है वो इतना दूर ना होके यहीं पे होता, यानी M जो है वो P के निकट हो जाता। तो यही तो बात यहाँ लिखे हैं, यदि M P के निकट हो तो M से जाने वाली F पे ये लाइन वो यहाँ से न जाके यहाँ से जाती है, ऐसे जाती है ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन और यहाँ से यहाँ तक की, यानी ये दोनों लगभग बराबर हो। तो हम कह सकते हैं कि एम एफ लगभग बराबर होता किसके, पी एफ के। एम एफ किसके बराबर होता, पी एफ के। एग्जैक्टली बराबर नहीं होता लेकिन लगभग में बराबर होता। सॉरी, अब हम बात करेंगे, फिर से बात करेंगे सीपी की। अगर किसी व्यक्ति को सी से पी पे जाना हो तो क्या करेगा, सी से सीधे बढ़ेगा, पहले कौन मिलेगा, एफ। सी से चला, एफ पे पहुंचा, कितनी दूरी तय किया तो सी एफ। तो हम लिख सकते हैं सी पी इक्वल टू सी एफ। क्या सी एफ पे पहुंच गया तो पी पे पहुंच गया, आंसर है नहीं। अभी हमें और चलना है, अब एफ से चलना है और फिर कहाँ को जाना है, पी को जाना है। एफ से चल के पी तक जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, तो एफ पी तय करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम एफ पी लिख सकते हैं, सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। अगर सी पी की बात करें बच्चों, सी से पी तक की दूरी को हम किस चीज से यहाँ दर्शा रहे हैं, कैपिटल आर से, तो यहाँ कैपिटल आर लिख देंगे। अब बात करेंगे सी एफ की, भाई सी एफ किसके बराबर है, तो सी एफ किसके बराबर है, जरा देखो सी एफ किसके बराबर है, यहाँ देखो सी एफ एम एफ के बराबर है। सी एफ किसके बराबर है, एम एफ के, और एम एफ किसके बराबर है, पी एफ के। सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के। तो हम लिख सकते हैं सी एफ के जगह पे स्मॉल एफ, और पी एफ के जगह पे तो ऑलरेडी स्मॉल एफ है, यानी आर इज इक्वल टू हो गया 2f, या एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। इस प्रकार बच्चों हम लोग एफ इक्वल टू आर बाई 2 प्रूफ कर लिए। अगर हम कंपेयर करना चाहें पिछले प्रूफ से तो ये सारी बातें लगभग एक जैसी हैं, केवल यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। हम देख सकते हैं ये पिछले बार का है, इसमें हम लोग ये पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिए थे कि आरेख में एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। इस तरह का एक्सप्लेनेशन इसमें हम नहीं किए हैं ताकि आप शब्दों के पीछे न उलझो और आप केवल पॉइंट टू पॉइंट प्रूफ को याद कर लो। शब्द तो एक बार सीख लोगे बनाना तो बना डालोगे, बाकी सारी चीजें, ये ट्रेंगल, इसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज हुआ था, इसमें भी 2 साइड्स इक्वल हुए थे, इसमें भी वही हाल है। अब आप पिछला वीडियो अच्छा से देखिएगा और आपका सारा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।